हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्ञानकोश नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लोग वहां से इसको ज्वाइन करें। उसके पश्चात बढ़ते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज की पहली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का कि किस देश ने 30 जनवरी तक स्कूलों को बंद किया है। कौन सा ऐसा देश है जिसने कि 30 जनवरी तक स्कूलों को दोबारा से बंद कर दिया गया? तो ऐसा देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अब दोबारा से कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जितने भी स्कूल थे, जितने भी लोअर क्लासेस थे, जितने भी प्राथमिक कक्षाएं थी, उन सबको 30 जनवरी तक बंद की घोषणा कर दी गई है। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी है, जैसे कि ये कदम क्यों उठाया गया। तो बात करेंगे कि ये कदम मुख्य रूप से कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए उठाया गया है। उसके बाद जितने भी सार्वजनिक, निजी, प्राथमिक स्कूल और किंडरगार्टन है, उन सभी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है 30 जनवरी तक। उसके बाद बात करेंगे, देखिएगा पिछले वर्ष 16 मार्च 2020 में बांग्लादेश ने लॉकडाउन की घोषणा करी थी। सभी स्कूलों को, कॉलेजों को, सबको बंद कर दिया गया था, जिसके पश्चात से बांग्लादेश में जितने भी शिक्षण संस्थान थे वो सारे के सारे बंद थे। तो ये जानकारी मैं आपको यहां से देता हूं। उसके पश्चात बात करते हैं हम थोड़ी जानकारी है बांग्लादेश के बारे में। देखिएगा, भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी राजधानी कहां है? तो इसकी राजधानी है ढाका, जो कि लगभग बांग्लादेश के मध्य में पड़ती है। उसके बाद बात करेंगे इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है बांग्ला। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना जो हैं वो बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न से मिली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आता है कि पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण जो है वो किस देश ने किया है? नई ये ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका अनावरण आप पनडुब्बी से भी कर सकते हैं। तो इसका अनावरण किया है उत्तर कोरिया, यानी कि ऑप्शन जो ए लिखा है वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो थोड़ी जानकारी है इस पनडुब्बी के बारे में पढ़ते हैं और उत्तर कोरिया देश के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम बात करें कि ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली हथियार होने का वर्णन भी किया गया। ये कहा गया है कि ये जो अब पनडुब्बी से लॉन्च होगी ये बैलिस्टिक मिसाइल, ये दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियारों में से एक है। बात करें कि सबसे बड़ी मिसाइल कौन सी है उत्तर कोरिया की? तो सबसे बड़ी मिसाइल है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM। ये उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी मिसाइल है। अब बात करेंगे, देखिएगा उत्तर कोरिया ने इसकी ये लॉन्च की है, अनावरण किया है इसका। तो इसकी राजधानी कहां है? तो प्योंगयांग एक स्थान है जो कि उत्तर कोरिया की राजधानी है। बात करें कि इसकी राजभाषा कौन सी है? तो कोरियाई भाषा जो है वो उत्तर कोरिया की राजभाषा है। इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो किम यांग इल जो है वे उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रीय रक्षा आयोग के अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो किम जोंग इल जो है वो राष्ट्रीय रक्षा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न के साथ साथ में उत्तर कोरिया से संबंधित पढ़ ली है। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में वर्ष 2021 के लिए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी अध्यक्ष पद पर जो बने हैं वो बने हैं नजहत शमीम खान, यानी कि ऑप्शन जो बी है, नजहत शमीम खान जो हैं वे अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में वर्ष 2021 के लिए अध्यक्ष बने हैं। अब बात करिएगा, देखिए इससे पहले वो उपाध्यक्ष थे लेकिन अब उन्होंने अध्यक्ष पद वर्ष 2021 के लिए हासिल कर लिया। बात करेंगे थोड़ी बातें कि जो शमीम खान है वे जिनेवा में फिजी के राजदूत पद पर हैं और वे 2020 में परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 47 में से 29 वोटें जीती हैं। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका आता है कि वर्ष 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य कौन सी कंपनी ने रखा है। तो अब 2040 तक का जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वो रखा है अब पेप्सिको कंपनी ने। पेप्सिको कंपनी ने ये कहा है कि 2040 तक यानी कि आगामी 20 वर्षों तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त कर लिया जाएगा, क्योंकि वातावरण वायुमंडल को संरक्षण से बचाने को संरक्षित करने के लिए ये लक्ष्य रखा गया। बात करते हैं थोड़ी जानकारी और कि पेप्सिको कंपनी ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी जो उत्सर्जन में कमी की योजना कृषि जो योजना रहेगी वो कृषि, पैकेजिंग आदि की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यापक होगी। इसके बाद बात करते हैं देखिएगा पेप्सिको के बारे में, क्योंकि बहुत बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो पेप्सिको की स्थापना कब हुई थी? 28 अगस्त 1920। मुख्यालय कहां पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। और इसके चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चेयरमैन और सीईओ कौन है? तो रोमन लेगोर्टा जो है वे इसके वर्तमान में चेयरमैन भी हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के पद पर भी कार्यरत है। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। तो पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि अमेरिका की कोविड-19 रेस्पॉन्स टीम में परीक्षण सलाहकार कौन बने। तो अब यह प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो कोरोना वायरस के रेस्पॉन्स टीम जो है वो परीक्षण सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए हैं विदुर शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। विदुर शर्मा जो है वो भारत और अमेरिकी मूल के हैं। तो यहां से देखिएगा कि भारतीय अमेरिकी मूल के स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ विदुर शर्मा को इस पोस्ट पर उन्होंने परीक्षण सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है। इसके साथ साथ में कुछ अन्य नियुक्तियां भी करी है, जैसे कि यहां पर ऑप्शन बी, सी, डी में लिखा है ना, ये भी नियुक्तियां इनके साथ साथ में करी गई हैं। लेकिन ये किस पद पर करी गई है? तो देखिएगा एमी चांग जो है वे नीति सलाहकार के रूप में, अब्बे गलक जो है वे विशेष अधिवक्ता के रूप में, डेविड कैसलर जो हैं वे कोविड रेस्पॉन्स के मुख्य विज्ञान अधिकारी के पद पर नियुक्त किए गए। तो ये सारी नियुक्तियां हैं जो कि अमेरिका की कोविड-19 रेस्पॉन्स टीम में चुनी गई हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। भारत में भी 16 तारीख से भारत में भी जो कोरोना वायरस का टीकाकरण है, अभियान है, ये शुरू कर दिया गया है। और मैं कल की वीडियो में बता चुका हूं कि एम्स के सफाई कर्मचारी मनीष को पहला कोविड-19 का टीका भारत में लगाया गया। उसके बाद एम्स के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनको लगाया गया। तो ये सारी बातें थी जो कि कोविड-19 से संबंधित थी। उसके बाद बात करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए? आज का प्रश्न है कि स्क्रैन त्योहार कहां मनाया गया। स्क्रैन एक त्योहार है जो कि कौन से स्थान पर या कौन से देश में या कौन से क्षेत्र में मनाया गया है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, आप लोगों ने इसका जवाब देना है। और जैसे कि मैं बता चुका हूं कि सही जवाब देने वालों को उपहार स्वरूप मेरी पुस्तक अगली करंट अफेयर्स की प्रदान की जाएगी। तो ये जानकारी यहां से थी। उसके बाद पिछला प्रश्न यानी कि जो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसके बारे में बात करते हैं। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो आप सभी का सही जवाब आया रवि गायकवाड़। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से कमेंट करते रहें, वीडियो को डेली देखें, पीडीएफ देखें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी प्रयास करता रहूं और भी आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की पहली किन्नर डॉक्टर कौन बनी है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? तो अब डॉक्टर प्रिया जो है यानी कि ऑप्शन बी जो है, डॉक्टर प्रिया जो है केरल की है जो कि भारत की पहली किन्नर डॉक्टर बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आपके एग्जाम में इस प्रकार की जो प्रश्न है वो आते हैं। तो देखिएगा डॉक्टर प्रिया जो है वो केरल से है। लेकिन इससे पहले यहां से एक प्रश्न और भी इससे रिलेट करके मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि पहली किन्नर डॉक्टर जो है वो तो डॉक्टर प्रिया बनी है, लेकिन अगर बात करी जाए भारत की पहली किन्नर जज कौन बनी थी तो जोईता मंडल जो कि 8 जुलाई 2017 को देश की पहली किन्नर जज के रूप में वो बनी थी। तो ये जानकारी यहां से मिली। उसके बाद बात करते हैं कि तकनीकी प्रकार प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो तकनीकी प्रकार प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है भारतीय वायुसेना, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आपका सही रहेगा। भारतीय वायुसेना ने अब तकनीकी प्रकार प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया है। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी, कहां से किया है? तो ये बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन
जल हल्ली में इसका शुरुआत करी गई, इसका आयोजन किया गया है। अध्यक्षता किसने करी है? अध्यक्षता करी है एयर मार्शल आर.डी. माथुर ने। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी है एयर मार्शल आर.डी. माथुर ने। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, RKS भदौरिया। और जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में वायुसेना के बारे में पूरी जानकारियां दी थी, तो इसलिए मैं वो जानकारियां छोड़ के आज आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले वायुसेना प्रमुख कौन है, तो भारत देश में पहले जो वायुसेना प्रमुख बने थे वो थे सर थॉमस वॉकर एल्महर्स्ट, जो कि 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक रहे थे। और अगर बात करें कि पहले वायुसेना प्रमुख, भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन बने थे, तो सुब्रतो मुखर्जी, जो कि 1 अप्रैल 1954 से लेकर के 8 नवंबर 1960 तक बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारियां थी। दो इंपॉर्टेंट अलग से प्रश्न आप लोगों के लिए जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपको अलग से एग्जाम में तैयारी करने का मौका देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों का आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। जिसके पश्चात हम बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ। आप आज का 8वां प्रश्न है कि स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप, ये एक नई फेलोशिप शुरू करी है। तो ये नई जो फेलोशिप है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये मुख्य रूप से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा ये शुरू करी गई है फेलोशिप है, जो कि मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये फेलोशिप शुरू करी गई है। बात करते हैं इसके बारे में कि ये फेलोशिप किसके लिए शुरू करी गई है। तो दिल्ली में जो कलाकार हैं उन सभी कलाकारों के लिए फेलोशिप शुरू करी गई है, क्योंकि उनको अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाए, उनको अपनी कला को दिखाने के लिए प्रेरित किया जाए। बस इसी उद्देश्य से ये नई फेलोशिप योजना जो है ये शुरू करी गई। इसका संचालन कौन करेगा? तो कला संस्कृति और भाषा विभाग के अंतर्गत आने वाला साहित्य कला परिषद जो है वो इसका संचालन करेगा। और इस योजना के लिए लगभग 500 कलाकारों का चयन किया गया है कि शुरुआती दौर में उन 500 कलाकारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उसके पश्चात बात करते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। तो 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड, जो कि मुख्य रूप से यस बैंक ने शुरू किया। अब यहां से देखिएगा, यस बैंक की आज मैं आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे पहले बात करें कि ये यस बैंक ने आदित्य बिड़ला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर के साझेदारी से शुरू किया है। इसका उद्देश्य कि समग्र रूप से स्वास्थ्य, स्वयं सेवा और उपभोक्ताओं की वेलनेस, उनका फायदा करना, उनका लाभ करना है इसका मुख्य उद्देश्य। अब यहां से मैं आपको यस बैंक की फुल फॉर्म बताता हूं, जो आपने बहुत कम देखने को मिली होगी। तो यस बैंक की फुल फॉर्म है यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक। यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक जो है वो यस बैंक की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 2004 में करी गई थी। संस्थापक कौन थे? तो राणा कपूर और अशोक कपूर दोनों ही यस बैंक के संस्थापक सदस्यों में से थे। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में अगर हम चेयरमैन की बात करें तो सुनील मेहता जो हैं वे इसके चेयरमैन हैं। और अगर हम बात करें प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी, इनके एमडी और सीईओ कौन है? तो प्रशांत कुमार जो हैं वे वर्तमान में यस बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर हैं। उसके बाद आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि IFFI का इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो इस इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा विश्वजीत चटर्जी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही रहेगा। थोड़ी जानकारी और प्राप्त करते हैं, जैसे कि वो हिंदी और बंगाली सिनेमा के अभिनेता है जिनको इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार जो है उन्हें मार्च 2021 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, देखिए IFFI मतलब कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये सारी जानकारियां वो है जो कि आज की वीडियो से आपको मिलती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार की जो जानकारियां हैं वो मिलती रहे। उसके बाद मैं बात करता हूं कि
अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज्ञानकोश फेसबुक पेज से लीजिएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहां से इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। उसके साथ साथ एक बात और भी है कि अगर आपने इन दोनों को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक वहां पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।